नमस्कार दोस्तों, मैं इंस्तीपाल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल जेएस क्लासेस पर। प्यारे दोस्तों, आप हमसे पढ़ रहे हैं होम साइंस, जिसमें हम कुछ इस समय साइंस के टॉपिक पढ़ा रहे हैं। इसमें आज हमारा अगला टॉपिक रहेगा, वो जाएगा मानव के पाचन तंत्र पे, यानी कि डाइजेशन सिस्टम पे। तो प्यारे दोस्तों, हम आज जानेंगे कि किस प्रकार से जो डाइजेशन सिस्टम है वो अपना कार्य करता है और किस प्रकार से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो देखिए, सबसे सर्वप्रथम क्या बताएं कि जो पाचन तंत्र होता है, जो मानव का पाचन तंत्र होता है, वो जठरांत्र मार्ग से पाचन के सहायक अंगों, जो अंग है उसके सहायक अंगों से मिलकर बना है। वो क्या करता है, वो हमारे जो कठोर से कठोर चीज को क्या है, सरलता में बदलता है। यानी कि कोई भी पदार्थ हम खाते हैं वो ठोस होता है, बाकी जब हम उसको खा लेते हैं तो वो क्या करता है, उसको बदल देता है, उसका रूप तुरंत परिवर्तित कर देता है। और क्या होता है, हमारे पाचन तंत्र के द्वारा हमारे जो हमें आवश्यकता अनुसार जो वस्तु होती है, यानी कि जो ऊर्जा प्रदान मतलब प्राप्त करने वाली जो चीजें होती हैं, उनसे हमें ऊर्जा प्रदान मतलब ऊर्जा हम ले लेते हैं। बाकी क्या होता है, बाकी जो होता है वो मल के द्वारा त्याग दिया जाता है। तो चलिए हम जानेंगे कि किस प्रकार से पाचन तंत्र जो है वह हमारे शरीर में सहायक होता है। तो प्यारे दोस्तों, पाचन तंत्र के 3 चरण होते हैं। पहला चरण होता है सेफलिक चरण, और देखिए पहला चरण होता है सेफलिक चरण, और दूसरा होता है जठरीय चरण, और तीसरा बात करें तो तीसरा होता है हमारा आंतरिक चरण। तो चलिए, हम क्या है, हमने यहाँ पे एडवांस में फिगर नहीं बनाया है, हम आपको फिगर बनाते जाएंगे और समझाते जाएंगे कि किस प्रकार से कौन सी चीज क्या अपना योगदान देती है। तो चलिए, सर्वप्रथम हम निर्माण यहाँ पे करेंगे, अभी बना रहे हैं। देखिए यहाँ पे सर्वप्रथम हम करेंगे मुंह, यानी कि मुख गुहा। चलिए ये देखिए, यहाँ से मुख गुहा के हम करेंगे सर्वप्रथम। देखिए ये हमारा हो गया मुख गुहा। क्या? मुख गुहा, ये हमारा हो गया मुख गुहा। और इसके अंतर्गत यहाँ पे आती है जीवा। क्या आती है? जीवा। तो देखिए ये हमारा मुख गुहा हो गया, और यहाँ पे जो है इसके मुख गुहा के अंदर आती है जीवा। तो जीवा क्या है प्यारे दोस्तों, इससे पहले हम बात करें दांत के बारे में। जो दंत है वो भी हमारे पाचन तंत्र में कहीं ना कहीं अपनी बहुत ही भूमिका निभाते हैं। क्या करते हैं वो? जो दांत होते हैं उन पर मैंने पहले ही वीडियो बना दी है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। दांत पे पूरा वीडियो विस्तार पूर्वक पड़ा है। तो दांत जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा कृंतक, दूसरा होता है रदनक, तीसरा होता है अग्रचौड़क, और चौथा होता है चवर्णक। ठीक है, ये जो कृंतक होता है ये क्या करता है, हमारी वस्तु को काटने का कार्य करता है। जो रदनक होते हैं ये क्या करते हैं, ये हमारी वस्तुओं को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। और जो अग्रचौड़क और चौड़क बचे हैं ये क्या करते हैं, ये दोनों जो भोजन उसको कुचलने तथा पीसने का कार्य करते हैं, जिससे कि ये भोजन जो है कठोर से कठोर भोजन अपने सामान्य रूप में आ जाए और क्या करे, वो हमारे पाचन तंत्र में यानी कि पाचन क्रिया में अपनी मतलब सहायता से वो पच सके। इस प्रकार से दांत भी कहीं ना कहीं हमारे पाचन तंत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम बात कर रहे हैं जीभा पे कि जीभा किस प्रकार से। तो प्यारे दोस्तों देखिए, जो मुख गुहा है इसमें 2 प्रकार की, जो मुख गुहा है इसमें जीभ पाई जाती है, और जीभ में क्या है, 2 प्रकार की ग्रंथि पाई जाती हैं। कौन सी होती है? पहली हमारी होती है शीर्मी ग्रंथि। कौन सी? शीर्मी ग्रंथि। पहली हमारी आएगी शीर्मी ग्रंथि, और जो दूसरी आएगी उसको हम बोलेंगे श्लेष्मिक ग्रंथि। क्या बोलेंगे? श्लेष्मिक ग्रंथि। दूसरी हम बोल लेंगे श्लेष्मिक ग्रंथि। ठीक है, ये तो हमारी हो गई जीभा, मतलब जीभा की ग्रंथि। बात करें कि ये जो हमारी प्रमुख, जो यानी कि जो प्रमुख होती है ग्रंथि, ये तो हमारी सामान्य सी हो गई ग्रंथि। एक होती है शीर्मी ग्रंथि, दूसरी हो गई श्लेष्मिक ग्रंथि। अब हम बात करें कि इसकी प्रमुख ग्रंथि कितनी होती, तो इनकी प्रमुख ग्रंथि जो होती है जीवा की, वो 3 प्रकार की होती हैं। 3 जोड़ियों में होती हैं। कितनी जोड़ी होती? 3। तो चलिए यहाँ पे लिख लीजिए प्रमुख ग्रंथि।
प्रमुख ग्रंथि। यदि हम प्रमुख ग्रंथ की बात करेंगे प्यारे दोस्तों तो क्या आएगी? सर्वप्रथम पहले आप लिख लीजिए इसमें यहाँ पे पैरोडिट, पैरोडिट। दूसरी लिख लीजिए शबलिंगुअल, शबलिंगुअल, शबलिंगुअल। और जो तीसरी हमारी है वो आएगी, तीसरी जो ग्रंथि है वो हमारी है सब मेडी, क्या है जो तीसरी ग्रंथि है वो हमारी आएगी सब मेडिबुलर, मेडिबुलर। चलिए अब बात कर लेते हैं कि हमारे यानी कि मनुष्य के शरीर में कितनी लार मतलब ग्रंथियां होती हैं। तो लगभग में कितनी होती है? 600। डाल लीजिए, लगभग में 600 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो लगभग में 600 लार ग्रंथियां जो हैं वो हमारे शरीर के अंदर पाई जाती हैं। यदि बात करें कि सामान्य मनुष्य में, जो सामान्य मनुष्य होता है, सामान्य जो क्या है, सामान्य दिन भर में, ठीक है, एक मनुष्य होता है जो क्या सामान्य दिन भर में उसमें कितनी लार स्रावित होती है। तो हम बात करेंगे उसमें होती है 1 से 15, 1 से 1.15 लार। मतलब क्या होती है? 1 से, देखिए लिखिए, सामान्य दिन भर में, सामान्य दिन भर में व्यक्ति में कितनी? 1 से 1.5 लार ग्रंथियां होती हैं। और जो यदि हम बात करें कि मांसाहारी जीव में कितनी होती हैं तो उसमें होती हैं 7.4 लार ग्रंथियां। कितनी? 7.4 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। किसमें? जो मांसाहारी होते हैं, ठीक है, यानी कि मांसाहारी जो होते हैं, या फिर कह लीजिए कि कुत्ते देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि कुत्ता जो मांसाहारी जो जीव होते हैं उसमें कितनी? सामान्य मनुष्य में तो पाई जाती है 1 से 1.5। जो मांसाहारी जीव होते हैं यानी कि जैसे कुत्ता होता है उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ पे बैठता है वो अपनी जीभ को मतलब आगे की ओर करके उसमें लार जो है टपकती रहती है। तो उसमें कितनी होती है? उसमें होती है 7.4 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब बात करें कि हमारे जो लार होती है, जो जीवा में जो लार पाई जाती है वो कौन से एंजाइम के नाम से जानी जाती है? तो लिख लीजिए वो किससे? टाइलिन, किससे? टाइलिन नामक जो पदार्थ होता है उसके एंजाइम के नाम से जानी जाती है। टाइलिन क्या होता है? जो ये टाइलिन होती है क्या करती है? ये लार ये क्या करती है? हमारे जो हम भोजन को लेते हैं उसका क्या करती है? उसमें माल्टोज में उसको परिवर्तित कर देती है, ठीक है। और क्या होता है? ये जो जिह्वा है ये क्या करती है? ये क्या करती है? ये हमारे जो टाइलिन होता है, ये यदि हम कोई भोजन लेते हैं, आप लोगों ने सपोज आपने ध्यान दीजिए, ठीक, आप लोगों ने हम लोग भोजन लेते हैं, क्या करता है उसमें? भोजन बाहर से हम लेंगे तो वो सूखा टाइप में रोटी जैसे होती है, ज्यादा तो गीली नहीं होती। कोई भी भोजन ले तो ये क्या करता है, जब हमारे अंदर जब हम मुख में अपना मतलब भोजन खाते हैं तो क्या होता है? टाइलिन जो होती है ये क्या करती है? भोजन को आप इसमें क्या करती है? एकदम एक टाइप से कह लीजिए मिला देती है अपनी टाइलिन। तो उससे क्या होता है? जो हमारा जो भोजन होता है वो माल्टोज में बदल जाता है। और क्या होता है इसमें? ये जो जीवा है वो इधर उधर पलटने, आवाज निकालने, स्वाद पहचानने और आदि भी बहुत से भी कार्य हैं जो हम अपनी जीवा से करते हैं, जीवा के माध्यम से करते हैं। अब चलिए हम आपको बता दें कि जो जीव है इसमें 3 प्रकार के मतलब कह लें कि 3 इसके पार्ट होते हैं। एक हो गया फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, यानी कि इसमें कह लीजिए अग्र, मध्य, पक्ष। अग्र, मध्य, पक्ष। अग्र में क्या होता है? ये क्या करता है? जो अग्र होता है ये हमारा मीठा पहचानता है। क्या करता है? लिख लीजिए अग्र। अग्र क्या है? मीठा पहचानता है, मीठा।
ये बता देता है कि ये जो हम भोज्य पदार्थ ले रहे हैं ये मीठा है, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे मध्य में हमारे क्या आता है, नमकीन आ जाता है, ठीक है। जो नमकीला मतलब नमक वगैरह है, नमक है, खट्टा है, ये पहचानता है, लिख लीजिए खट्टा। और जो हमारा पक्ष है ये कैसा पहचानता है, ये हमारा मिर्च पहचानता है, मिर्च। देखिए क्या होता है, यदि आप लोगों ने कहीं कभी देखा कि अभी मिर्च वगैरह खाते हैं या फिर बेट किसी से बेट लगा लेते हैं कि देखिए हम इतनी मिर्च खा जाएंगे, तो क्या होता है उसमें, जब मिर्च खाते तो यहाँ पे खाएंगे तो इतनी कड़वी नहीं लगेगी। जैसे ही आप अंदर को निगलेंगे, जैसे ही आप जो मिर्च है उसको अंदर की साइड में निगलेंगे तो यहाँ पे जो पक्ष साइड में यानी कि जीभा का जो सबसे भीतरी यानी कि जो पक्ष है वो क्या करता है, उसमें मिर्च हमें महसूस होती है कि मिर्च है। सर्वप्रथम हम जब खाते हैं वो मीठा, यहाँ पे जो हम कुछ मीठा खाते हैं तो ये हमारी जीभा बता देती है कि ये मीठा है, ठीक है। और जो बीच में जाता है ये बताता है खट्टा, ये खट्टे की ओर संकेत करता है। और जो पक्ष यानी कि जो भीतरी जो जीभा है वो क्या करती है हमें मिर्च की है, मिर्च कड़वा, ये कि कड़वा है, ठीक। चलिए आप लोगों ने यहाँ तक जाना, ठीक है, कि किस प्रकार से जो जीभा है वो हमारा कार्य करती है। आई होप आप लोगों को जीभा के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। अब यदि आपसे कोई पूछे कि बताइए कि जीभा क्या है, इसके क्या कार्य होते हैं, कितनी इसमें ग्रंथियां होती हैं, कितनी प्रमुख लार ग्रंथियां पाई जाती हैं और कितनी ग्रंथियां होती हैं पूरी, ठीक है, और बाकी कितनी। और आप लोगों ने देखा जिससे गलसुआ वगैरह निकल आता है, गलसुआ पे फूल जाता है, भी ये गाल फूल जाता है, तो किसके कारण, ये पैरोडिट हो, इसके कारण क्या है हमें गलसुआ होता है, ठीक है। चलिए आप लोगों ने अब यहाँ इतना जान लिया है कि किस प्रकार से जो जीभा है ये हमारी कार्य करती है। ये जो जीभा है वो किस प्रकार से, देखिए यहाँ पे इतना आप लोगों ने जान लिया। अब हम जान लेते हैं कि इसका पीएच मान। तो इसका पीएच मान लिख लीजिए 65 यानी कि और से 68, ये मत बोलिए, 6.5 से 6.8 तक इसका क्या होता है पीएच मान, किसका, लार का। चलिए अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अब एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आपने जान भी लिया है कि किस प्रकार से जो जीभा है वो हमारी किस प्रकार से अपना कार्य करती है और क्या क्या होता है हमारी जीभा के अंदर, ठीक है। अब चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि ये क्या होता है। यहाँ पे ये जो है ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्वर नलिका, स्वर नलिका। ये हमारी हो जाएगी स्वर नलिका, जिससे क्या होता है हमारा स्वर जो है बाहर की ओर निकलता है, स्वर जिससे यानी कि जो हम बोलते हैं वो यहाँ पे स्वर नलिका होती है। होता क्या है, यदि कभी हम खाना वगैरह खाते हैं और एकदम से अगर हमें ये जो है स्वर नलिका, इसमें क्या हमारे भोजन का को थोड़ा सा भी अंश यदि हमारे मुख के यानी कि जो स्वर नलिका है इसके अंतर्गत पहुंच जाएगी तो क्या होगा, तो हमें खांसी हो जाती है, उसके जरिए क्या होता है ये बाहर की ओर आ जाता है और ये कहाँ, ग्रास नाल। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको बताते हैं ग्रास नाल क्या है। आप लोगों ने यहाँ तक बहुत ही अच्छी तरीके से शानदार तरीके से पढ़ा है। अब हम आपको बताएंगे कि ग्रास नाल, ये देखिए ये आपकी यहाँ से ग्रास नाल या ग्रसनी कह लीजिए, ग्रास नाल। इसमें क्या होता है, ये देखिए ये कीप की आकृति की होती है, कैसी होती है, ये होती है जो हमारी ग्रास नाल होती है ये कीप की आकृति की होती है। इसमें क्या पाया जाता है, इसमें होता है प्यारे दोस्तों जो यहाँ से हमारा भोजन चलते हुए आता है, ये एकदम से नहीं जाता है, धीरे धीरे करके अंदर की ओर जाता है। कैसे, धीरे धीरे से, यानी कि जैसे कीड़ा रेंगता है, आप लोगों ने देखा होगा कई कीड़े ऐसे होते हैं, जंतु होते हैं, वो क्या करते हैं धीरे धीरे से रेंगते हैं। उसी प्रकार से ये भोजन भी हमारा धीरे धीरे से ग्रास नली से होते हुए नीचे की ओर आता है। तो ग्रास नली किस प्रकार से अपना कार्य करती है, क्या करती है, हमारे जो भोजन उसको महीन महीन टुकड़ों में नीचे की ओर भेजता है, यानी जो हम खाते हैं वहां से नीचे की ओर महीन महीन टुकड़ों में भेजता है। और भेजने के बाद ये क्या करती है,
ये यहाँ पे आता है हमारा अमाशय। क्या आता है, हम बात करें यदि यहाँ पे आता है तो यहाँ पे हमारा जो है वो आता है अमाशय। ये है अमाशय। देखिए, चलिए हम अमाशय बताएं आपको। इससे पहले हम कुछ और आपको बताएंगे कि किस प्रकार से। चलिए, ये जो ग्रास नली होती है इसमें 3 परतें होती हैं, यानी कह लीजिए या फिर कह लीजिए 3 तह होते हैं। 3 तह 3 तह होते हैं। तो पहला तह हमारा होता है बाह्य तह। बाह्य तह ये कैसा होता है, ये हमारा कैसा होता है, मोटा और मांसपेशियों से बना होता है। कैसा होता है, मोटा व मांस पेशी का बना होता है। मांस तथा पेशी का बना होता है। और इसे और आगे हमारा आता है मध्य तह। मध्य तह क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये जो मध्य तह होता है प्यारे दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें सौत्रिक कह लीजिए कि सौत्रिक तंतुओं के द्वारा ये बने हुए। सौत्रिक जो तंतु होते हैं कैसे होते हैं, जो सौत्रिक तंतु होते हैं, तंतुओं के द्वारा ये बना होता है। तंतुओं के द्वारा, ये तंतुओं के द्वारा बना होता है। और अब हमारा आता है लास्ट में कह लीजिए कि जो आती है भीतरी तह। क्या आती है, भीतरी तह। भीतरी तह कैसी होती है, कैसी होती है, इसमें ये किससे बनी होती है, तो ये हमारी बनी होती है श्लेष्मिक झिल्ली से। किससे, श्लेष्मिक झिल्ली। श्लेष्मिक झिल्ली द्वारा ये बनी होती है। और ये क्या करती है, इन दोनों को जोड़ने, बाह्य और मध्य तह को जोड़ने का कार्य करती है। कौन करता है, तो ये हमारी भीतरी तह करती है। ये तीनों किसके अंतर्गत आती हैं, ये हमारी ग्रासनाल के अंतर्गत आती हैं। अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है कि हमारी ग्रासनाल क्या होती है। यदि आपसे कोई पूछे कि ग्रासनाल क्या होती है तो आप तुरंत फटाक से बता देंगे कि ग्रासनाल वह होती है जिसके द्वारा भोजन अंदर की ओर आता है। और क्या होता है, यदि भोजन के साथ यदि भोजन का कुछ अंश इसमें स्वर्णनलिका में पहुंच जाए तो ये क्या करती है, बाहर हमें खांसी आती है, जिससे क्या ये बाहर की ओर आ जाती है। और इसमें 3 तह पाई जाती है, बाह्य तह, मध्य तह और भीतरी तह। बाह्य तह क्या होता है, इसमें ये मोटी तथा मांसपेशी की बनी होती है। और मध्य क्या होता है, ये जो मध्य तह होती है ये किसकी, ये सौत्रिक तंतु है। जो सौत्रिक तंतु होते हैं के द्वारा ये इसका निर्माण होता है, किसका, मध्य तह का। तीसरी तह की बात करें, श्लेष्मिक झिल्ली से बनी होती है। और क्या होता है इसमें, ये क्या करते हैं, ये हमारे इन दोनों को जोड़ने का कार्य करती है। कौन करता है, ये जो करती है हमारी तीसरी सतह यानी कि भीतरी सतह यानी कि श्लेष्मिक झिल्ली। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि क्या अमाशय किस प्रकार से अपना कार्य करता है। ये देख लीजिए, यहाँ पे मैंने अमाशय बनाने की कोशिश की है। अमाशय है ये आपका, ये किस प्रकार से अपना जो है कार्य करता है। और ये यदि बोलें कि इसकी आकृति कैसी होती, यदि आ जाए कि इसकी आकृति लिखिए, आकृति किस प्रकार से ग्रासनाल की, तो आप कह देना कि कीप क्यों। देखिए, बाहर ऊपर से पतली हुई, यहाँ पे थोड़ी मोटी टाइप में हो गई, तो इसे क्या बोलेंगे, ये कीप। देखिए ना, यहाँ से ये कीप है ना, इधर ये देखिए कीप, तो ये कीप के आकार की होती है। चलिए अब हम बात करते हैं, अगला पॉइंट जो है वो हमारा आया है अमाशय पे। इसको थोड़ा ऊपर साइड में बना लें, क्योंकि यदि अभी आपको नीचे और भी बनाने हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए ये देखिए, बन गया आपका अमाशय। ये हो गया आपका अमाशय। देखिए अमाशय
कि आप बताते हैं आपको कि अमाशय जो होता है वो किस प्रकार से हमारी पाचन क्रिया में अपनी भूमिका निभाता है और सहायता देता है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा क्या होता है, HCl नामक पदार्थ होता है, यानी कि कह लें कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो पाया जाता है किसमें, अमाशय में। ये क्या करता है, जो यहाँ पे लिख लीजिए, पाचन तंत्र में, पाचन तंत्र की जगह पे आप अमाशय कर लीजिए, क्या कर लीजिए, अमाशय के पाचन में, सॉरी, अमाशय के पाचन में हाइड्रोक्लोरिक आ रहा है इधर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है वो क्या करता है, पाचन को, यानी कि जो भोजन है उसको किसमें बदल देता है, उसको बदल देता है पेप्सिनोजेन में, किसमें, पेप्सिनोजेन में। और जो पेप्सिनोजेन है ये किस में परिवर्तित करता है, ये क्या करता है, भोजन को पेप्सिन में, किसमें करता है, पेप्सिन में। और जब ये पेप्सिन होता है ये क्या करता है, हमारे भोजन को प्रोटीन का कार्य करता है, जो कि क्या करता है, हमारे जो ग्रासनाल द्वारा आए हुए भोजन का अवशोषण करता है। और क्या करता है, इसके अंतर्गत यदि हमारे जो हम भोज्य पदार्थ खाते हैं यदि इसके अंतर्गत हमें बैक्टीरिया या फिर जीवाणु या फिर कई ऐसे पदार्थ जो हमें मतलब आवश्यक नहीं है, वो हमारे लिए हानिकारक है, वो तो यह क्या करता है, उसको मार देता है, उसको नष्ट कर देता है, और क्या करता है, हमारे भोजन को पचाने का कार्य करता है आगे। ठीक है, अब यहाँ तक आपको समझ में आया कि किस प्रकार से अमाशय जो है वो अपना कार्य करता है। ठीक है, अब हम यदि बात कर लें कि इसका पीएच मान कितना होगा, तो यदि हम इसका पीएच मान की बात करें तो वो होता है पीएच मान। इसके पीएच का मान की बात करें तो हो जाएगा 1.5 से 3.5 तक इसका पीएच मान जो है वो होता है। चलिए, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अमाशय तक की क्रिया बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर समझ में आई होगी, क्योंकि मैं आपको इधर उधर ना भटका के सिर्फ पॉइंट पे ही बात कर रही हूँ और पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि अग्नाशय कि किस प्रकार से जो है अग्नाशय अपना कार्य करता है। ये देखिए, यहाँ पे स्थित होता है आपका, जिससे बोलते हैं क्या, अग्नाशय। इस प्रकार से ये होता है अग्नाशय। ये क्या होता है, एक पत्ते की आकार का होता है। कैसा होता है, एक पत्ते की आकार का होता है। चलिए अब हम बताते हैं कि ये किस प्रकार से अपना अग्नाशय जो है कार्य करता है। चलिए देखते हैं अब क्या बताते हैं हम। अग्नाशय किस प्रकार से अपना कार्य करता है, अपना योगदान देता है हमारी पाचन क्रिया में। पहले तो यहाँ पे लिख लीजिए अमाशय। ये क्या हो गया है आपका अमाशय। ठीक, अमाशय। अब ये आ गया आपका अग्नाशय। ये आ गया आपका अग्नाशय। ये क्या होता है, ये क्या करता है ये क्या करता है, जो अग्नाशय होता है ये क्या करता है, ये एंजाइम बनाता है। ये एंजाइम बनाता है किस लिए, हमारे भोजन को पचाने के लिए। इसमें जो एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, जो भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। और क्या होता है, ये क्या करता है, ब्लड शुगर, जो ब्लड शुगर स्तर होता है उसको क्या करता है, नियंत्रित रखता है ना, उसको क्या करता है, अपने बस में रखता है, उसको नियंत्रित रखता है। और आगे क्या होता है, ये
मतलब इसका कार्य क्या होता है, जो भोजन आता है हमारा, देखिए शर्करा, वसा, और क्या हो गया, शर्करा, वसा आदि, जो भोजन जो आता है उसको क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में कर देता है, यानी कि जैसे छोटे छोटे टुकड़ों में कर देता है, जिससे कि वो भोजन जो है वो आसानी से हमारे पाचन क्रिया में सहायता दे सके और हमारा भोजन अच्छे से पच सके। आप लोगों ने इसका आकार तो देख ही लिया है कि किस प्रकार से ये क्या है, एक पत्तेनुमा आकार है। कैसा है, एक पत्तेनुमा इसका आकार है। बात करें इसके एंजाइम कैसे होता है, तो इसमें एंजाइम होता है क्षारीय, जो क्या होता है हमारा, इसमें जो एंजाइम पाया जाता है उसको क्षारीय कहते हैं। और हम एक बात आपको बता दें, इसमें क्या होता है, इसमें इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो हमेशा नम रहनी चाहिए। क्या होता है इसमें, हमेशा इसकी जो कोशिकाएं हैं वो हमेशा इनको नमी की आवश्यकता होती है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें पानी एक दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी तो अवश्य ही लेना चाहिए। और क्या करना चाहिए, हमें पानी, जैसे पानी से भरपूर जो फल फ्रूट होते हैं उनको खाना, जैसे कि हमारा खीरा, तरबूज, खरबूज, अंगूर वगैरह हो गए, वो हमें खाने चाहिए। उससे क्या होता है, हमारे शरीर में जो क्या है, पानी का बढ़ाव, यानी कि पानी को समान रूप में हमारा जो बॉडी पार्ट है वो पानी को अच्छी तरीके से ग्रहण कर सके। इसीलिए हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। हमें एक दिन में, यानी कि एक दिन में 8 से 10 ग्लास पानी तो पीना ही पीना चाहिए, फिर चाहे मौसम कैसा भी हो। ठीक है, यदि आपका ठंड मौसम है तो यदि आपको ठंडा पानी पीने में दिक्कत है तो आप उसका थोड़ा जो होता है उसका क्या है, उसको थोड़ा आप गर्म करके पी सकते हैं, जिससे हमारे शरीर में जो है पानी की क्रिया बनी रहे। चलिए आगे हम बात करते हैं और आपको बताते हैं कि किस प्रकार से ये जो अग्नाशय है इसका क्या होते हैं। इसका यदि हम दूसरे नाम का बात करें तो इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसका दूसरा नाम हो जाएगा प्रेंकियाज। क्या उसका हो जाएगा, प्रेंकियाज। और यदि हम इसके पीएच मान की बात करें कि इसका पीएच मान कितना होगा, तो होगा 8.4। कितना हो जाएगा, 8.4। इसका पीएच मान हो जाएगा 8.4। और यदि हम इसकी लंबाई की बात करें कि ये कितना लंबा होता है, तो ये लंबा होता है 6 इंच का। कितना होता है, 6 इंच। 6 इंच बोल लीजिए या फिर कह लीजिए कि 15 सेमी लंबा होता है। तो अब मैं आप लोगों से उम्मीद कर सकती हूँ कि आप लोगों को अग्नाशय का कार्य, अग्नाशय अच्छी तरीके से समझ में आया है कि किस प्रकार से जो अग्नाशय, ये पीएच मान है। क्या है, पीएच मान। अग्नाशय किस प्रकार से पाचन तंत्र में अपनी भूमिका निभाता है और किस प्रकार से भोजन को पचने में सहायता प्रदान करता है। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको बताएंगे किस प्रकार से ये जो हो गया आपका अमाशय हो गया, अग्नाशय हो गया। अब आएगा यकृत, पित्ताशय, यकृत, जिगर। ठीक, पहले सर्वप्रथम तो आएगा हमारा, वो आएगा पित्ताशय। क्या आएगा, पित्ताशय। ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपका पित्ताशय। और आएगा आपका यकृत। क्या आ जाएगा, यकृत। अब हम आपको बताएं कि पित्ताशय जो है वो किस प्रकार से अपना कार्य करता है। चलिए अब हम आपको बताएंगे कि पित्ताशय क्या होता है। पित्ताशय। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने यहाँ तक की प्रक्रिया को अच्छे से समझ लिया है कि किस प्रकार से किसका कार्य क्या होता है। ठीक है, आधा समझ लिया है आप लोगों ने और आधा तो अभी बाकी है। ठीक है, आप लोगों को देखिए, आप लोग मतलब अग्नाशय क्या हो जाएगा, अग्न्याशय, अग्नाशय, अग्नाशय। आप लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब आती है बात पित्तरस पे कि पित्तरस जो होता है वो किस प्रकार से पाचन क्रिया में अपनी भूमिका निभाता है। सर्वप्रथम बात करें हम इसकी, तो ये किस आकार का होता है, आपको दिखाई पड़ रहा है ना, ये किस प्रकार का, ये होता है हमारा नाशपाती के आकार का।
कैसा होता है, नाशपाती के आकार का। इसका कार्य ये होता है कि ये क्या होता है, यहाँ से देखिए भोजन आप लोगों ने लिया, ठीक है, यहाँ से अमाशय से होकर के अब क्या होता है, अमाशय से होकर के अब देखिए यहाँ इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य ये होता है कि अगर यकृत द्वारा उत्पादित पाचन, ये देखिए आपकी यकृत है, यहाँ पे हम लिख देते हैं आपका यकृत, ये यकृत है, यकृत को लीवर जिगर भी बोलते हैं। यकृत से उत्पादित यानी यकृत से उत्पादित पाचक रस इकट्ठा, ठीक है, इकट्ठा करता है और क्या करता है, और इसको संकेंद्रित करता है, क्या करता है, इकट्ठा व इसको संकेंद्रित करता है, किसको, यकृत द्वारा निकाले गए पाचन उत्पादित पाचन को, ठीक है, पाचन रस को। और क्या होता है इसके बाद, पित्ताशय में स्रावित पित्तरस, क्या होता है, ये पित्ताशय इसमें स्रावित होता है, कौन सा, उसको क्या बोलते हैं, पित्तरस के नाम से जानते हैं। क्या करता है पित्तरस, क्या पित्ताशय पित्तरस क्या करता है, पाचन में सहायक देता है, क्या पाचन शक्ति जो है इसमें सहायता प्रदान करता है। और इसकी बात करें, इसमें क्या है, जो पतली इसकी नली है पित्ताशय की, आप लोगों को दिखाई पड़ी, पित्ताशय की पतली नली क्या है, ये जाकर के हमारी छोटी आंत में मिल जाती है, कहाँ मिल जाती है, हमारी छोटी आंत में मिल जाती है। यदि हमें पित्त में किसी प्रकार की परेशानी हो जाती है तो इसको शांत करने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है तो वो होता है नारियल का पानी, ठीक है। यदि हमारे पित्ताशय में कोई गड़बड़ यानी हो जाती तो इसको जो शांत करता है वो हमारा आ जाता है नारियल का पानी। तो हम बात करें, इसमें क्या होती है, 2 थैलियाँ, इसमें पित्ताशय में है क्या, 2 थैलियाँ पाई जाती हैं। इसमें क्या, हमारे पित्ताशय में ही पथरी बन जाता है, आप लोगों ने सुना होगा पथरी, तो पथरी कहाँ बन जाती है, हमारी पित्ताशय में है। इससे हमारे बुखार, पेट में दर्द, सूजन आदि आदि जो अनेक प्रकार की बीमारियां हैं वो भी हमारी पित्ताशय के द्वारा ही हो सकती हैं, ठीक है। आगे जो आता है, यदि हम बात करें इसके रंग की, तो इसका रंग किस प्रकार से होता है, तो इसका रंग हमारा होता है पीला। कैसा दिखाई पड़ता है, ये पीला टाइप से दिखाई पड़ता है। और हम इसके पीएच मान की बात करें तो इसका पीएच मान जो होता है वो कहता है 1.3, कितना होता है, 1 से 3। और इसमें क्या होता है, जो HCl हमने आपको बताया था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो HCl होता है वो क्या होता है, इसमें अम्ल के कारण जो इसमें पीएच मान जो है हमने आपको बताया है 1 से, वो क्या करते हैं, हाँ 1 से 3, ये किसके कारण है पीएच मान इसका है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा। चलिए, आप लोगों ने यहाँ तक बहुत ही अच्छी तरीके से समझा है कि किस प्रकार से इसका कार्य होता है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से ये सारी चीज समझ में आई होगी। चलिए, अब देखिए यहाँ पर जो है यकृत के बारे में हम बात करेंगे। यकृत किस प्रकार से पाचन तंत्र में अपनी भूमिका निभाता है। तो प्यारे दोस्तों, जो यकृत होता है उसको हम कई नामों से जानते हैं। पहला हमारा नाम यकृत हो गया, उसको जिगर भी कहते हैं और लीवर भी कहते हैं। तो ये किस प्रकार से अपना कार्य करता है, ये क्या है, जो यकृत है ये पाचन तंत्रों में से सबसे बड़ा माना जाता है। क्या ये सबसे बड़ा माना जाता है और ये लगभग 500 से अधिक कार्य को करता है। कितने कार्यों को, कम से कम 500 से अधिक लगभग में, ठीक है। और इसका वजन कितना होता है, तो इसका वजन होता है 1.500 ग्राम से 2000 ग्राम तक, 200 ग्राम तक, 2000 ग्राम तक होता है इसका वेट। अब हम बात करें ये संख्या में कितना होता है, तो यदि इसकी लीवर होता है तो ये संख्या में 1 ही होता है। कितना होता है, ये 1 ही होता है। ये करता क्या, ये हमारे पोषक तत्वों को विटामिनों को संग्रहित संक्रमण क्या करता है, हमारे पोषक तत्व होते हैं जो विटामिन होती हैं, और क्या करता है, उनको संग्रहित करता है तथा हमारे बॉडी पार्ट को क्या है, संक्रमण और क्या है, बीमारियों से बचाता है। कौन बचाता है, हमारा जो ये होता है यकृत। इसमें क्या होता है, इसमें यदि हम देखें
तो इसमें क्या होता है, ये क्या करता है, हमारे भोजन को क्या करता है, तोड़ने का कार्य करता है। देखिए किस प्रकार से पाचन तंत्र होती है। यहाँ से देखिए हमारा भोजन टूटते ही आ रहा है, ठीक। अब यहाँ पर भी ये भी क्या करता है, हमारे भोजन को तोड़ने का कार्य ही करता है। कौन करता है, यकृत। यकृत भी हमारे भोजन को तोड़ने का कार्य करता है। आगे देखिए, यदि यदि इसको क्या होता है, यदि इसमें क्या जो ये हमारा जो यकृत है, इसमें क्या होता है, यदि बीमारी के लक्षण पाए जाते हैं तो क्या होता है, इसमें ये हमें जो है भूख कम लगती है, ठीक है, भूख कम लगती है और वजन कम होने लगता है, कमजोरी महसूस होती है, आँखों में कमजोरी महसूस होती है, और हमारे जो जो क्या है, जो उसे कहते हैं जिसे सूजन, पेट दर्द होता है, पेट में सूजन सी आ जाती है। तो किसके लक्षण होते हैं, वो हमारे यकृत यानी लीवर के लक्षण होते हैं। यदि आप लोगों ने देखा होगा, जो शराबी होता है, यानी जो वो वाइन वगैरह पी लेते हैं लोग, तो उनको क्या बोलते हैं लोग, नशा छा गया। तो उनको क्या नशा नहीं छाता है, किसी भी प्रकार का उसमें नशा नहीं होता है, शराब में नशा नहीं होता है। नशा कहाँ होता है, जब ये व्यक्ति क्या है, जो शराब पीता है, वो हमारे लीवर पे अपना प्रभाव डालती है, अपना असर डालती है। तो क्या करता है, हमारा जो यकृत होता है, जो लीवर होता है, वो अपना कार्य करना बंद कर देता है। इसीलिए क्या हमारी जबान लड़खड़ाने लगती है, और जो हमारी बॉडी है वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहती है। तो इधर गिरे उधर गिरे, इससे क्या होता है, तब उसे क्या बोलते हैं, इसको शराब का नशा छा गया। तो पता चला नशा क्यों छाता है, क्योंकि हमारा लीवर जो है वो काम करना बंद कर देता है। और इसमें क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति जो होता है वो जहर लेता है, या फिर जहर उसको किसी भी प्रकार से खिलाया जाता है, या फिर कोई किसी भी प्रकार से मतलब उसकी बॉडी में जहर चला जाता है, तो यदि हम उसके जांच करवाएं कि किस प्रकार से हमारे पता चलेगा कि किस प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर जहर है या नहीं है। तो जब जहर को जांचा जाता है, मृत जो शरीर होता है उससे अगर जहर की जांच होती है तो क्या होती है, तो वो उसमें लीवर में, तो उसकी जांच कहाँ की जाती है, लीवर में। और लीवर जब हमें ये सब मतलब इससे संबंधित जो बीमारी हो जाती है, जैसे त्वचा का पीला पड़ना, पेट में दर्द होना, और भी अन्य बीमारियां हैं, तो हमें क्या, नाशपाती का जूस लेना चाहिए, अंगूर खाने चाहिए, अंजीर खाने चाहिए, केला खाने चाहिए, पपीता खाने चाहिए, इत्यादि जो फल होते हैं जो हमारे यकृत को मजबूत करते हैं, वो हमें सेवन करना चाहिए। चलिए, यहाँ तक कि आपको कहानी समझ में आई किस प्रकार से यकृत जो है हमारे बॉडी पार्ट के अंदर अपना कार्य करता है। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे ये होती है गृहिणी। ये हो गई आपकी ये गृहिणी। इसको यहाँ से जो ये पाइप निकल के जाती है, इसको क्या गृहिणी बोलते हैं। ये क्या है, एक नली सी प्रकार की होती है। कैसी होती है, नली प्रकार की। ये क्या करते हैं, जो पाचित होते हैं अवयव इसमें होते हुए छोटी आंत में प्रविष्ट करते हैं। यदि हम बात करें इसकी लंबाई की, तो ये इसकी जो लंबाई होती है हमारे बॉडी पार्ट में, वो होती है, कितनी होती है, 9 से 9.8 इंच थी। 9 से 9.8 इंच क्या होती है, गृहिणी की लंबाई। और आगे बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है प्यारे दोस्तों, ये जो होता है ये क्षुद्रांत में भली प्रकार प्रवाहित हो सकता है। क्या होता है इसमें, जब ये यहाँ से भोजन आता है हमारा, कुछ देर तो हमारे अग्नाशय में इसकी क्रिया होती रहती है। अग्नाशय से जब ये हमारा इधर आता है, यानी कि हमारी जब गृहिणी में ये जो गृहिणी होती है, इसमें जो प्रवेश करता है, तो ये यहाँ तक आते आते कैसा हो जाता है, ये गाढ़ा शहद जैसा पदार्थ हो जाता है, जो क्या होता है, धीरे धीरे हमारे यहाँ से स्रावित होते होते छोटी आंत में प्रविष्ट करता है। और क्या होता है, कुछ समय तक अग्नाशी जो रस होता है वो उसमें प्रवाहित होता रहा, तो उसके बाद में ये नीचे की ओर आती है। और क्या होता है इसमें ये होता है, गृहिणी भित्ति में होता है उपस्थित भ्रूणरी जो ग्रंथियां होती हैं, कैसी होती हैं, यहाँ पे लिखिए, यहाँ पर कहाँ, हाँ यहाँ पे
भ्रूणरी, भ्रूणर्ष क्या थी, भ्रूणर्ष, ग्रंथियां, भ्रूणर्ष जो ग्रंथियां होती हैं क्या से क्या होता है, सेरेटिन जो हार्मोन्स होता है वो स्राव करता है। तो स्राव करता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो कह लीजिए कि आपने देखा था, इसमें अग्नाशय से अब आता है यहाँ पे जो इसमें जो रस प्रवाहित होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रिप्सिनोजन अग्नाशय रस होता है जो क्या इसमें प्रवाहित होता है। चलिए यहाँ तक की कहानी तो आप लोगों को समझ में आई होगी। अब हम आपको समझाते हैं कि जो बड़ी आंत होती है, छोटी आंत होती है और मलाशय मलद्वार। चलिए यहाँ पे हम अब बात करते हैं बड़ी आंत की, कि बड़ी आंत किस प्रकार से अपना जो है कार्य को करती है। देखिए यहाँ पे मैं फिगर बनाने की कोशिश करेंगे बड़ी आंत का। इसी प्रकार से फिलहाल ये हमारी जो बड़ी आंत होती है वो होती है इसी के आकार में, इसी के आकार में। अब हम आपको बताएंगे यहाँ पे कि किस प्रकार से ये अपना कार्य करती है। यहाँ पे इसे बंद कर लीजिए। अब ये यहाँ से निकल के यहाँ पे आपकी आएगी छोटी आंत, क्या आएगी, जिसे हम बोलते हैं छोटी आंत, इसको क्या बोलते हैं, छोटी आंत। तो चलिए पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हो गई आपकी बड़ी आंत, और ये हो गई छोटी आंत। इधर आ जाइए आप, छोटी आंत, छोटी आंत ये हो गई। और ये हो गया आपका मलाशय, ये आपका हो गया मलाशय। और ये हो गया मलद्वार, मलद्वार इसे बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसको, गुदाद्वार भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, गुदाद्वार। चलिए आप लोगों ने मुख गुहा पढ़ा, जिह्वा पढ़ा, स्वर्णनलिका पढ़ा, ग्रास नाल पढ़ा, अमाशय पढ़ा, अग्नाशय पढ़ा, यकृत पढ़ा और ग्रहणी पढ़ा। अब आपकी बारी जो है वो आती है बड़ी आंत, छोटी आंत, मलाशय और मलद्वार पे। ठीक है, आप चलिए किस प्रकार हम बताते हैं किस प्रकार से आपका ये कार्य करता है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं बड़ी आंत की ओर और बताते हैं आपको कि बड़ी आंत किस प्रकार से हमारे जो है पाचन तंत्र में अपनी भूमिका निभाती है। क्या करती है, पानी व इलेक्ट्रोलाइट्स, क्या होता है, पानी व इलेक्ट्रोलाइट्स की रिकवरी करता है। क्या करता है, पानी व इलेक्ट्रोलाइट्स जो यहाँ से आता है इसको रिकवरी में कवर करता है, रिकवरी करता है यानी कि। ठीक है, और क्या होता है इसमें, मल का निर्माण व भंडारण। ठीक है, मल का निर्माण करता है। यहाँ तक तो भोजन सही से आता है। ठीक है, ग्रहणी तक। आगे क्या होता है, इसमें मल का निर्माण होता है, बैक्टीरिया, यहाँ इसमें जो बैक्टीरिया पाई जाती हैं, इसमें एक हमारे पाचन तंत्र में एक प्रकार से जीवाणु पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, हमारे भोजन में अपनी पाचन की भूमिका निभाते हैं। वो क्या करते हैं, यदि वो ना हो तो हमारे भोजन वो जो हम खाते हैं खाद्य पदार्थ वो वैसे का वैसा ही रहेगा, उसमें कोई भी क्रिया नहीं होगी। ठीक है, आगे क्या है, बैक्टीरिया इस अपचनीय खाद्य पदार्थों का किंवरण करती है। क्या करती है, किंवरण करती है। इससे क्या करता है, सेल्यूलोज पाचन, इससे क्या होता है, जिससे क्या होता है, सेल्यूलोज होता है, एक होता है सेल्यूलोज क्या होता है, ये भी हमारे पाचन में क्या है, अपनी भूमिका निभाता है। इसमें क्या है, यदि बात करें कि ये कितने समय तक इसमें भोजन जो है वो जो है क्या करता है, कोलेटन में स्थानांतरित रह सकता है, तो वह 36 घंटे तक रह सकता है। कितने घंटे तक, 36 घंटे तक अपना कार्य करती रहती है। जो क्या है,
ये है हमारे, ये जो बड़ी आंत है ये हमारे देखिए अमाशय और अग्नाशय से ढकी हुई एक मतलब आकृत कह लीजिए या फिर बड़ी आंत है जो ढकी हुई है। इसमें क्या होता है, इसका क्या होता है, ये भोजन को कचड़े के रूप में परिवर्तित कर देती है। जो भोजन जो आता है उसको कचड़े के रूप में परिवर्तित कर देती है, यानी जितनी हमें ऊर्जा होती है उतनी शरीर को दे देती है। बाकी क्या होता है, बाकी जितना भी खाद्य पदार्थ बचता है उसको क्या कचड़ा यानी कि मल के रूप में उसको एकत्रित कर देती है। और क्या करती है, ये जो यहाँ पे है ये जो मल के रूप में एकत्रित कर देती है और फिर क्या करती है, ये मलाशय द्वारा इसका त्याग कर देती है, यानी कि निकाल देती है। मलाशय में एकत्रित करके इसको बाहर कर देती है। अब हम यदि बात करें कि छोटी आंत की, देखिए आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है कि ये देखिए जो बड़ी आंत है अग्नाशय और अमाशय के बीच में मतलब ये नीचे की ओर ये ढकी हुई है और इसके अंदर है क्या, ये छोटी आंत। छोटी आंत क्या है, ये बड़ी आंत से भी लंबी अधिक और बड़ी भी है छोटी आंत। हम बात करें कि यदि इसका क्या है पीएच मान, बड़ी आंत का जो पीएच मान की बात करें तो इसका पीएच मान हो जाएगा 5.4 से 5.9 तक इसका पीएच मान हो जाएगा। किसका, बड़ी आंत का। अब देखिए इसमें हमने बताया इसका छोटी आंत में खुद ही इतनी इसकी लंबाई होती है, कितनी इसकी इतनी बड़ी आंत से ज़्यादा तो छोटी आंत की लंबाई, क्योंकि ये बड़ी आंत के अंदर होती है और ये पतली होती है। कैसी होती है, ये पतली होती है। इसमें क्या होता है, ये पचे हुए भोजन का अवशोषण करती है। क्या, जो भोजन पच जाता है उसका अवशोषण करती है। कौन, छोटी आंत। और क्या होता है, आवश्यकता से, आप लोगों ने देखा होगा यदि कोई व्यक्ति जो होते हैं वो क्या करते हैं, आवश्यकता से अधिक खा लेते हैं। यदि उनको कोई अच्छा सा स्वादिष्ट भोजन मिल जाए तो क्या करते हैं, वो आवश्यकता से ज़्यादा उसको ग्रहण कर लेते हैं, खा लेते हैं। उससे उनको नुकसान मिलता है। क्या, डकार आती है, पेट में दर्द होता है और क्या होता है, जैसे पेट फूल जाता है और दस्त व वजन कम हो, दस्त आएंगे तो वजन भी कम हो जाएगा यदि, ठीक है। इसमें जो किसके अंतर्गत आता है, हमारी छोटी आंत के अंतर्गत आता है। और क्या होता है इसका देखिए, और इसमें क्या होता है, यदि हम इसको सही करना चाहें तो हमें लौंग का पानी और किशमिश का पानी और 4 काली मिर्च, क्या ये सुबह सुबह हमें खाली पेट लेनी चाहिए। जिससे क्या है, हमारी जो डकार आने की मतलब जो डकार आती हैं, जो हम ज़्यादा भोजन या आवश्यकता से ज़्यादा कर लेते हैं, डकार आती हैं और पेट में दर्द होता है, सूजन होती है, बाकी आदि जो मतलब बीमारियां हो जाती हैं वो इससे दूर हो सकती। किससे, लौंग के पानी से खाली पेट और किशमिश के पानी से और 4 जो इलायची यानी कि क्या काली मिर्च होती है उससे इसको दूर किया जा सकता है। और क्या होता है इसमें, इसके अगर यदि हम पीएच की मान करें, छोटी आंत का पीएच मान होगा तो वो होगा 8.5। कितना होगा, 8.5। ठीक है, यहाँ तक की क्रिया आपको समझ में आई कि किस प्रकार से बड़ी आंत और छोटी आंत अपना कार्य करती हैं। ठीक है, अब चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि ये मलद्वार, जो मलद्वार होता है जिसकी लंबाई कम से कम लगभग की 15 सेमी लंबी होती है। क्या होती है, लगभग 15 सेमी लंबी होती है। देखिए जो हम खाते हैं वो हमारे पेट में हमेशा के लिए तो टिक नहीं सकता। यदि हमेशा के लिए टिकता तो जो व्यक्ति है वो एक ही बार खा लेता और बाकी उसको कभी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये क्या होता है, हमेशा के लिए नहीं, इतनी जब यहाँ से एक क्रिया होती हुई आती है तो ये यहाँ पे टिक ही नहीं सकता। तो इसके लिए हमारा क्या है, मलद्वार, जो क्या जल और जो मतलब भोज्य पदार्थ हैं, अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो कैसे जो हमारे मतलब ऊर्जा लायक अब नहीं बचे उसको क्या करता है, ये त्याग देता है। कौन, मलद्वार। मलद्वार द्वारा ये क्या होता है, इसको त्याग दिया जाता है। आई होप आप लोगों को ये पाचन क्रिया मुख गुहा से लगाकर मलद्वार तक अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने एक एक पॉइंट कर आपको अच्छे से समझाया है। यदि आपने ये कहीं पर भी क्लास मिस नहीं की हुई तो आपको एक एक पॉइंट अब आपसे यदि कोई पूछ ले कि बड़ी आंत, छोटी आंत, अग्नाशय, अमाशय मतलब ये सब क्या होता है तो आप फटाक से बता देंगे इसके अंतर्गत ये आता है, इसके अंतर्गत ये आता है। अब मैं आप लोगों से कह सकती हूँ कि आप लोगों को मेरी क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ एक लाइक करें, कमेंट करें और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत ही हमारे जो है चैनल को ग्रो कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, तो आगे भी ऐसे शेयर करते रहिए और
हमारे साथ बने रहिए। मैं मिलती हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में और अगले एक ऐसे टॉपिक के साथ जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप जहाँ कहीं भी रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।